यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लेटो को और क्या कहा जाता है, एरिस्टोक्लीज भी कहा जाता है, और अफलातून भी इन्हीं का नाम है। तो अगर कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए अफलातून, तो फिर बहुत लोग समस्याग्रस्त हो सकते हैं, बट इन्हीं को अफलातून या एरिस्टोक्लीज कहा जाता है। अब कई बार जैसे आपने सुना होगा अरिस्टोटल, तो एरिस्टो इनमें भी है, एरिस्टो इनमें भी है, तो ये एरिस्टो का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये बेटा ग्रीक वर्ड है एरिस्टो। एरिस्टो का मतलब बेस्ट होता है, मतलब समझ ही गए होंगे आप। ये लोग कैसे थे, बेस्ट आइडियोलॉजी वाले, अपने आप को बेस्ट मानते थे। ठीक है, तो एरिस्टो शब्द इन दोनों में आया है, क्योंकि इनके शिष्य कौन थे, अरिस्टोटल या अरस्तु थे। तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे, पाश्चात्य जगत के दार्शनिक हैं ये, और इनकी रचना द लॉज, ठीक है, रिपब्लिक, फिडो, द स्टेटमैन, ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है बेटा सिंपोजियम। ये पूछी गई है कि सिंपोजियम किसकी है, तो सिंपोजियम भी किसकी है आपके, याद रखिएगा प्लेटो की है। और इनकी जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा है तो आदर्श राज्य का सिद्धांत, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। ऑडियो बंद करो ना, किसका ऑन है। विश्व प्रसिद्ध पाठशाला एकेडमी की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो पूछा जा सकता है कि एकेडमी की स्थापना किसने की तो एकेडमी वाले भी प्लेटो है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है इनकी वो है रिपब्लिक। ये बहुत बार पूछी गई है कि रिपब्लिक या द रिपब्लिक किसकी बुक है, तो ये प्लेटो की रचना है, और इन्होंने राजनीतिक आदर्शवाद पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और आदर्श राज्य की संकल्पना भी इन्होंने प्रस्तुत की है। तो आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट किस तरीके का होता है, इसकी बात प्लेटो ने किसमें की है, द रिपब्लिक में। ये आपके मेंस में भी सीधा पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, उद्देश्य परक दृष्टि से प्लेटो के विचार। तो प्लेटो ने ये कहा था कि मानव कर्म अपने आप में ना तो सही और ना ही गलत, यह परिणाम है जो कार्यों को अच्छा या बुरा बनाते हैं। आप अगर इस बात को समझ जाएं तो बिल्कुल सही बात है। भाई मानव जो है, अगर आप देखें कर्म हमारे सही और गलत नहीं है। अब जैसे क्या होता है, कोई सेलेक्ट हो जाए तो वो सही, और सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो वो गलत। एक बड़ी व्यवहारिक सी बात है, अगर आप तैयारी करने आए, मतलब क्या निर्धारण कर रहा है, परिणाम ही निर्धारित कर रहे हैं इस चीज को। तो संवाद फिडो में भी इसका इन्होंने समर्थन किया था। इनके प्रमुख तत्व की बात करें तो एक है इनका सिद्धांत दार्शनिक राजा का सिद्धांत, तो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है। एक ज्ञान मीमांसा है, एक न्याय की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, तत्व मीमांसा है, आदर्श राज्य आइडियल स्टेट, और शिक्षा सिद्धांत। तो इनके कुछ सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था प्लेटो की रचनाएं, तो मैंने अभी बताया था, जैसे सिंपोजियम, द लॉज, ठीक है, फिलिबस, सोफिस्ट, रिपब्लिक। आपको नॉर्मली जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन है तो 3 अगर याद है, लेकिन ये याद इसलिए कभी कभी ऐसा पूछ ले द लॉज किसकी बुक है, तो द लॉज जो है इनकी अंतिम बुक थी या अंतिम रचना थी, तो इससे भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। तो आपको ध्यान रखना है सिंपोजियम पूछी गई है, द लॉज, फिलिबस, सोफिस्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अपोलॉजी और प्रोटागोरस और मीनो, ये इनकी बुक है। द लॉज की बात करें तो प्लेटो द्वारा लिखित या रचित है, प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, तो लास्ट टेक्स्ट है ये। और न्याय के सिद्धांत की व्याख्या भी इन्होंने इसमें की है। ठीक है, तो ये याद रखना कि न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किसमें व्याख्या की गई है, तो द लॉ। वैसे भी लॉ है तो लॉ में न्याय के लॉ हैं, ऐसे समझ लो। आदर्शात्मक राज्य के स्तंभ, तो प्लेटो का जो आदर्शात्मक राज्य था उसके जो पिलर्स हैं बेटा, तो वो 4 पिलर्स की या 4 पिलर्स की उन्होंने बात की है। एक है राज्य का साम्यवादी स्वरूप, ठीक है, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि साम्यवादी स्वरूप क्या होता है। दूसरा न्याय जस्टिस की बात की है, तीसरा शिक्षा, और चौथा दार्शनिक तत्व। तो इनके आदर्शात्मक राज्य में क्या होने चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, साम्यवादी। जैसे अगर आपको पता हो तो साम्यवादी राज्य कैसे, साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या कहते हैं कि जो भी संसाधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो सभी लोगों में।
तो काम खत्म हो जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं ये लोग कि भाई जो संसाधन है उनका एक समान वितरण कर दिया जाए। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं? साम्यवादी करते हैं। जस्टिस या न्याय, एजुकेशन और दार्शनिक तत्व। आदर्श राज्य की अगर हम आलोचना करें तो इनके जो सिद्धांत थे न्याय का वो दोषपूर्ण है। अब क्यों है? क्योंकि आदर्श राज्य अव्यवहारिक बताया, बोले नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। अच्छा एक बात बताओ, आप आज भी सोचो, जैसे इस विचारधारा को तो कार्ल मार्क्स ने भी दिया कि संसाधन जो है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन क्या ये संभव है? अच्छा कर दिए तो जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत करना बंद कर देगा। दूसरी बात, जिसे ऐसे ही मिलेगा जिसने कुछ नहीं किया था, तो उसके बाद वो पड़ा पड़ा खाएगा और वो पता चले अपना संसाधन बेच दे दूसरों को, क्योंकि उसे फिर लगेगा कि फिर बढ़ जाएगा सब बराबर। तो इस तरीके से एक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको क्या कहा गया, आप व्यवहारिक और कानून की उपेक्षा जो है वो की गई है। और दोषपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था, तो साम्यवादी व्यवस्था तो है लेकिन दोषपूर्ण है। ये राज्य अभी तक कहीं कोई दिखते नहीं है उस तरीके से। अब जैसे जो लोग साम्यवादी विचारधारा के हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं ही। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना में क्या बाधाएं हैं? तो सबसे पहली बाधा जो है वो अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है। तो जन सामान्य का सत्य और न्याय के ज्ञान से वंचित होना। तो जो भी नॉर्मल पीपल हैं उन्हें सत्य और ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। फिर दूसरा स्वार्थपरता। तो ये तो स्वार्थपरता तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत हितों को समाज और राज्य के हितों से ऊपर रखते हैं। तो निश्चित रूप से आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो सकता उस स्थिति में। और अराजकता, अनुशासन, नैतिकता और न्याय का अभाव। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, मोरालिटी नहीं होगी या फिर जस्टिस नहीं होगी, तो उस स्थिति में आप आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या क्या बाधाएं हो गई? अज्ञानता, स्वार्थपरता और अराजकता। ठीक है, चार प्रमुख सद्गुण तो मैंने आपको बताया, प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय। तो बेटा ये जो प्रज्ञा या विजडम है, तो शासकों का विवेकपूर्ण, इसी प्रज्ञा को आप विवेक भी कह सकते हैं। ठीक है, विजडम कल भी बात कर रहे थे हम। तो विजडम है शासकों का कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण होना चाहिए, उन्हें विजडम होना चाहिए। साहस, करेज होना चाहिए, यानी रक्षकों का कर्तव्य पालन है ये। इसके अलावा संयम, तो सभी वर्गों में अनुशासन होना चाहिए। और न्याय, समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इनके प्लेटो के चार सद्गुण कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, या इसी को विवेक कह सकते हैं आप, यानी विजडम। दूसरा साहस, करेज। तीसरा संयम और चौथा न्याय। ये आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के चार सद्गुण क्या हैं। तो विवेक या प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय। आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है? तो वर्ग विभाजन करा दो। वर्ग विभाजन मतलब शासक, रक्षक और उत्पादक वर्ग में एक रूलर क्लास होगी, एक रक्षक होगी और एक प्रोड्यूसर वर्ग होगा। दूसरा न्याय और सद्गुण, तो समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखेंगे। और सामूहिक हित, व्यक्तिगत लाभ की बजाय समाज का कल्याण होना चाहिए। तो अगर आप कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करोगे, सभी के हित की बात करोगे, तो आदर्श राज्य की स्थापना होगी। तो आदर्श राज्य की विशेषता, एक तो वर्ग विभाजन कर दो, दूसरा क्या है तो न्याय और सद्गुण को ले आओ, और तीसरा है सामूहिक हित या कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात कर लो। फिर प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के तत्व क्या है? तो इनके अनुसार मानव आत्मा क्या है? तो मानव आत्मा बेटा बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। तो मानव आत्मा के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या स्वीकार किया है? बुद्धि, शौर्य को और तृष्णा को समाहित किया है। ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं हम। मनुष्य के चार नैतिक गुण तो कौन कौन से थे जो ऊपर भी हमने पढ़े थे, याद है? विवेक, ठीक है, न्याय, संयम और साहस, ये चार गुण हैं। फिर प्लेटो के दर्शन में सृष्टि के कारण, तो सृष्टि के जो कारण हैं, एक है जड़ तत्व यानी उपादान कारण है, एक ईश्वर निमित्त होता है कि भाई ये घटना तो निमित्त है, हमारा पैदा होना एक निमित्त है। ठीक है, प्रत्यय स्वरूप कारण है, और शुभ लक्ष्य कारण है कि भाई अच्छा होना चाहिए। तो सृष्टि के कारण क्या है? जड़ तत्व है, गॉड या ईश्वर है, प्रत्यय है और शुभ है। ये चार कारण जो है इन्होंने बताए हैं। अब बात करते हैं प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या है। तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान वह है जो अपरिवर्तनशील हो, शाश्वत हो, अनिवार्य हो और सार्वभौमिक हो।
ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो अपरिवर्तनशील, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, शाश्वत होना चाहिए, अनिवार्य कंपलसरी होना चाहिए, और सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होना चाहिए। इसके अनुसार ज्ञान जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, मतलब आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में, आइडिया के रूप में होता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों के प्रकार क्या हैं? तो बेटा देखो, मनुष्य अभी हमने ऊपर भी देखे थे कि इन्होंने वर्ग विभाजन किया था, तो एक क्या बताया था? शासक वर्ग, एक रक्षा करने वाला वर्ग था, और एक प्रोड्यूसर या उत्पादक वर्ग था। तो मनुष्य के तीन वर्ग इन्होंने। अब इनकी टेंडेंसी या प्रवृत्ति कैसी बताई? जो प्रोड्यूसर क्लास है या उत्पादक वर्ग है वो लालसा वाला है, इच्छा रखता है। ठीक है, साहस, सैनिक रक्षा करेंगे। और तीसरा जो विवेक या विजडम वाला जो है, तो वो शासक वर्ग है जिसके पास विवेक होना चाहिए। ठीक है, प्लेटो का न्याय नियंत्रक भी है और प्रेरक भी। स्पष्ट कीजिए कि जो प्लेटो का न्याय है वो नियंत्रक और प्रेरक के रूप में कैसे काम करता है? तो एक तो कंट्रोलर के रूप में, एक स्टिमुलेटर के रूप में भी है। तो कंट्रोल और स्टिमुलेट दोनों कैसे करता है? तो प्लेटो का न्याय नियंत्रक इस अर्थ में है कि वह प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। मतलब एक वर्ग का व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और दूसरे वर्ग का व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है, तो उसको हस्तक्षेप करने से रोकता है, यानी नियंत्रण कर रहा है। तथा प्रेरक इस अर्थ में है कि वह व्यक्ति को स्वधर्म और स्वकार्य की प्रेरणा देता है। तो वो स्वधर्म और स्वकार्य की प्रेरणा, मतलब जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो प्रेरणा मिल रही है कहीं ना कहीं। किससे प्रेरणा मिल रही है? न्याय से, कि भाई नहीं, मेरे जीवन में न्याय की महत्ता ये कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है। और कंट्रोलर के रूप में कैसा है कि एक वर्ग के व्यक्ति को दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए, भाई जो सीधी बात है, अगर मैं बात करूं पुलिस का काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। मानते हैं आपकी? नहीं मानते? तो अलग अलग वर्गों का, ठीक है, तो अलग अलग कार्य यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। फिर बात करते हैं प्लेटो के अनुसार ज्ञान के स्तर क्या है। तो प्लेटो ने चार प्रकार के नॉलेज या ज्ञान के स्तर बताए हैं। एक होता है काल्पनिक ज्ञान, ठीक है, एक है व्यवहारिक ज्ञान, एक है तार्किक ज्ञान, और एक है बौद्धिक ज्ञान। एक मिनट, योगी पॉज करना वीडियो जरा। तो प्लेटो ने बेटा ज्ञान के चार स्तर बताए हैं। एक जैसे होता है ना काल्पनिक ज्ञान, बस कल्पना में कर रहे हैं हम ज्ञानी हैं, ठीक है। एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, एक होता है लॉजिकल तार्किक ज्ञान, ठीक है, और एक होता है बौद्धिक ज्ञान। तो इन्होंने ज्ञान के चार स्तर बताए हैं, काल्पनिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और तार्किक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने चार कार्डिनल प्रिंसिपल भी बताए थे, अगर याद हो आपको। तो इसी तरीके से इनके ज्ञान के चार स्तर हैं, न्याय के चार सिद्धांत हैं। तो इनको आपको राज्य के भी इनने चार पिलर बताए थे। तो काल्पनिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार ज्ञान के कितने लेवल या स्तर होते हैं? तो चार स्तर होते हैं, ठीक है। बौद्धिक और तार्किक में अंतर यह है कि बौद्धिक में जब हम बात करते हैं तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, विवेक की, वो यहाँ इंक्लूड होगा। जबकि तार्किक जो होगा सिर्फ लॉजिकल, मतलब लॉजिक पर बेस्ड होगा। तो बिल्कुल ठीक है। प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत, तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या कहता है? ये सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब सापेक्ष ज्ञान बेसिकली क्या होता है? जो हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो सापेक्ष ज्ञान है। निरपेक्ष को इन्होंने वास्तविक ज्ञान बताया है, ठीक है। इंद्रियों जनित ज्ञान को इन्होंने सापेक्ष और निरपेक्ष ज्ञान को इन्होंने वास्तविक ज्ञान बताया। और इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, वो अपूर्ण कहा है इन्होंने, पूर्ण नहीं है वो, ठीक है। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य निरपेक्ष ज्ञान है।
तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि प्लेटो के अनुसार किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है, तो प्लेटो के अनुसार निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है, सापेक्ष ज्ञान की बात नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट की बात करेंगे ये। देखो, निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट। मतलब देखो, सापेक्ष जैसे मान लो आप दोनों की तुलना की जाए तो ये सापेक्ष होगा। इनके सापेक्ष ये, अंबानी के सापेक्ष अदानी, या अंबानी के सापेक्ष कोई और व्यक्ति। तो अब जबकि एब्सोल्यूट क्या होता है, आपकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि निरपेक्ष ज्ञान या एब्सोल्यूट जो नॉलेज है वही वास्तविक ज्ञान है। मतलब मेरा इंडिविजुअल अलग हो सकता है, आपका इंडिविजुअल अलग हो सकता है, आपका इंडिविजुअल अलग हो सकता है। ठीक है। उदात्त झूठ क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु झूठ का सहारा लिया जाता है, उदार तरीके से जो झूठ बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी का भला हो रहा हो और ऐसा झूठ झूठ नहीं कहलाता है। आपने बचपन से ये वाला डायलॉग सुना हो कि ऐसे सच का कोई मतलब नहीं है जिससे किसी की जिंदगी खराब हो जाए। ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि अगर किसी का भला हो रहा है और अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं तो किसी के हित में बोला गया झूठ जो है, प्लेटो के अनुसार वो कैसा है? उदात्त झूठ है। मतलब उदार तरीके से, लिबरल तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं जो किसी के हित में बोला गया है। ठीक है। इसके अलावा प्लेटो का मानना था कि धरती या धातु से जुड़ा हुआ कोई भी मिथक उदात्त झूठ कहलाता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बेटा बार्कर ने ठीक ही कहा है कि उनकी शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, उसी प्रकार अनेक स्तरों पर मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। तो भाई जैसे बीमार है तो उसके लिए क्या चाहिए? दवा चाहिए। तो उसी प्रकार अगर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उसके अलग अलग स्तरों पे उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा का सिद्धांत कैसा है कि मानसिक रोग को मानसिक किससे? औषधि से, मेंटल जो मेडिसिन है उसी के अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। ठीक है। और रोगी के लिए दवा आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है? अनेक स्तरों मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। जैसे हम बचपन में देखते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा एडल्ट स्टेज में आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? बुजुर्गावस्था में आते हैं। आप देखेंगे, लेकिन आपको हर स्तर पर क्या चाहिए? आप ये नहीं कह सकते मैं तो अब 60 साल का हो गया इसलिए मुझे शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखो, जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जैसे एक टॉपिक भी है आपका। अगर आप ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करो तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप देखिए कि जितने भी महान लोग हुए हैं या आज जितने भी जो सफल लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं। ठीक है। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करिए, किसी अच्छे मेंटर की बात करिए, तो वो क्या एक ही शब्द होगा उनका? मैं रोज कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। तो इसी तरीके से जीवन में क्या हो रहा है कि अनेक स्तरों पर मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक होती है प्लेटो के अनुसार। सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत यानी आइडिया है, राज्य संबंधी विचार, सद्गुण के विचार, शुभ संबंधी विचार, और दार्शनिक शासक या फिलोसोफर किंग के विचार। तो इनके विचार हैं। अब प्लेटो के अनुसार अच्छा जीवन क्या है? तो प्लेटो का अर्थ, ठीक है, अच्छे जीवन के लिए प्लेटो का अर्थ क्या है? मनुष्य का कल्याण। अच्छा जीवन क्या होगा? कि जो मनुष्य के कल्याण के लिए काम आए। यदि यह व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, अपने कर्मों से खुश है, तो वह एक अच्छा जीवन जी रहा है। भाई अगर कोई व्यक्ति होता है ना, नहीं मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं। अच्छा, एक और मजेदार बात आप समझो कि अगर कोई व्यक्ति ना कुछ गड़बड़ कर रहा हो, तो वो, आप बाहर से जो भी दिखे आपको, लेकिन अंदर उसके क्या चलता है? किसी को पता चल गया तो, किसी ने पकड़ लिया तो, अच्छा मेरी पोल खुल गई तो, ठीक है, यार मैं कर तो रहा हूं लेकिन ये सही नहीं है। तो आपकी अंतरात्मा की आवाज भी उसे नहीं स्वीकार करती है। हाँ, धीरे धीरे आप जब गलत करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, फिर अंतरात्मा की कोई आवाज नहीं होती। फिर आप जो मानते हो सो हम, जो हम कहें वही सही है, और फिर वो कितना ही गलत हो।
ठीक है, तो उनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ कार्य करने के लिए सौंपा गया है और उस कार्य को बिना असफल हुए अवश्य करना चाहिए। मतलब आपको जीवन में ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को किसी ना किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है और आपको उस उद्देश्य को जरूर पूरा करना चाहिए। अच्छा, कई लोग सोचते हैं मेरा जीवन तो उद्देश्यहीन है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि आप सोचने की कोशिश ही नहीं करते हो। जब हम सोचने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। तो प्लेटो ने ज्ञान को शाश्वत और स्थायी सत्य के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा और तर्क के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जैसे जब उन्होंने कहा था कि कैसा ज्ञान, प्रत्यक्ष या सापेक्ष या निरपेक्ष, तो सापेक्ष ज्ञान को उन्होंने ज्यादा महत्ता नहीं दी, उन्होंने किसको दी, निरपेक्ष ज्ञान को। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा और तर्क के माध्यम से। अब आत्मा है तो सापेक्ष तो हो ही नहीं सकता, आत्मा और तर्क के माध्यम से प्राप्त होता है। उन्होंने ज्ञान की मीमांसा को आइडिया के सिद्धांत और स्मरण सिद्धांत के माध्यम से क्या किया, स्पष्ट किया है। ज्ञान मीमांसा, स्वरूप ज्ञान क्या नहीं है, ज्ञान क्या है, मतलब इन्होंने क्या बताया ज्ञान मीमांसा में कि ज्ञान क्या नहीं है। मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान क्या है, प्लेटो ने समझाया कि ज्ञान को जानने से पहले यह आवश्यक है कि ज्ञान क्या नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि क्या नॉलेज नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हो वो वास्तव में ज्ञान था ही नहीं, आप उसे लग रहा था आपको कि वो ज्ञान है। तो पहले ये पता चलना चाहिए कि क्या। ठीक है, तो ज्ञान क्या नहीं है, सिद्धांत क्या है, स्वयं को जानो। ठीक है, इनके अनुसार मत और इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान नहीं माना जा सकता, ये एक मृग मरीचिका है। तो जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रिय जनित है, उसे इन्होंने ज्ञान नहीं माना है, इसे उन्होंने क्या माना है कि ये मृग मरीचिका है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। मतलब मिरेज आप लोगों ने भी देखा होगा, मिरेज देखी है आप लोगों ने, फिजिक्स कितने लोगों ने पढ़ी है थोड़ी बहुत, मिरेज मिरेज सुनी है आप लोगों ने, लाइव क्लास रिप्लाई करिए जल्दी से। जैसे जब आप रोड पे जाते हो दिन में, तो थोड़ी दूर में आपको क्या दिखाई देता है, पानी। थोड़ा और आगे जाते हैं तो पानी खत्म हो जाता है, फिर आगे जाते हैं तो फिर पानी दिखाई देता है। ये बेसिकली क्या है, आपकी मृग मरीचिका है, मिरेज है ये। ठीक है, और जैसे आप मरुस्थल वगैरह में होंगे तो पता चले कि जो पेड़ हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, तो ये भी मिरेज का कारण होता है। ठीक, चलिए, तो इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा ज्ञान मीमांसा में कि अज्ञान का ज्ञान पता होना चाहिए कि अज्ञान क्या है, उसे ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। असत्य का ज्ञान सत्य से प्राप्त कर सकते हैं और भ्रम का ज्ञान प्रमाण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा अपनी ज्ञान मीमांसा में कि भाई किसी को अज्ञान है उसको ज्ञान दे दो, तभी आप उसे हटा सकते हो। असत्य है तो असत्य का ज्ञान कैसे होगा कि हाँ भाई ये चीज सही नहीं है, जब आपको सत्य का पता चले। और भ्रम है आपका, तो भ्रम का ज्ञान किससे, प्रमाण से। अगर आपको भ्रम है कि भाई ये चीज है, लेकिन अगर जैसे ही आपको प्रमाण मिलता है तो आपको लगता है नहीं नहीं ये नहीं था। भाई अब जैसे सीधी बात, लोग हैं हीरोइन देख रहे हैं सपने में, फिर देखते हैं कहाँ गई, तो क्या है ये भ्रम ही है ना। फिर देखोगे सुबह उठ के कि नहीं नहीं भैया नहीं था कोई, तो ये प्रमाण से आपको पता चलेगा ना। निष्कर्ष क्या है, तो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा सत्य को तर्क और विचार के माध्यम से समझने पे बल देती है कि आप भाई किससे, लॉजिक से, थॉट से समझिए। उन्होंने वास्तविकता और ज्ञान को भौतिकता से परे मानते हुए, तो जो वास्तविकता और ज्ञान को क्या माना है, भौतिकता से परे माना है। ठीक है, आत्मा और विचारों की सर्वोच्चता स्थापित की। और वैसे भी आपने अभी पढ़ा था, तो इन्होंने निरपेक्ष, सापेक्ष ज्ञान को नहीं, निरपेक्ष ज्ञान को महत्ता दी है उन्होंने। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लेटो के द रिपब्लिक और द लॉज में अंतर बताइए। द रिपब्लिक इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, और द लॉ कैसी है, अंतिम थी, हमने ऊपर भी पढ़ा था।
प्लेटो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हैं। अपने ग्रंथ रिपब्लिक और लॉज में न्याय, नैतिकता और आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। दोनों ग्रंथ उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, परंतु विषय वस्तु में भिन्नता है। जैसे रिपब्लिक में बात करें तो प्लेटो के विचार आदर्शवादी हैं, जबकि लॉज में यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ कैसी है, आइडियलिज्म की बात करेंगे, वो आदर्शवाद की बात करेंगे द रिपब्लिक, ठीक है। और जब हम लॉज में बात करेंगे, लॉ है तो लॉ तो यथार्थ ही होंगे, ठीक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया है, और लॉज में कानून, अब लॉ है तो कानून की बात करेंगे तो कानून के शासन की सर्वोच्चता को महत्व दिया है। जैसे द रिपब्लिक में इन्होंने फिलोसोफर किंग, अभी पढ़ाएंगे हम आपको दार्शनिक राजा का सिद्धांत आगे चल के, तो इन्होंने किसका सपोर्ट किया, दार्शनिक राजा का। जबकि लॉज में इन्होंने क्या, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, की सर्वोच्चता को महत्व दिया है। रिपब्लिक में प्लेटो संपत्ति व परिवार की साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि लॉज में कुछ शर्तों के साथ निजी संपत्ति और परिवार का समर्थन करते हैं, कि भाई कुछ शर्तों के साथ जो निजी संपत्ति और परिवार है उसका समर्थन करेंगे। रिपब्लिक में न्याय का राज्य भौतिक गुण है, तो न्याय ही राज्य का कैसा गुण है, भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जबकि लॉज में आत्मनियंत्रण ही आवश्यक मौलिक गुण है। रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा की निरंकुशता का समर्थन किया, कि भाई ठीक है राजा है तो निरंकुश होना चाहिए, लेकिन लॉज में लोकतंत्र को महत्व दिया। देखो कानून समझो बस लॉ को, अब कानून किसको महत्व देगा, डेमोक्रेसी को महत्व देगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, तो रिपब्लिक एक राजनीतिक और सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करता है, पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी की बात करता है, जबकि लॉज व्यक्तिगत नैतिकता और मूल्य पर जोर देता है। दोनों ग्रंथ प्लेटो की दार्शनिक गहराई को दर्शाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसे कभी ऐसे ही आ जाए कि रिपब्लिक के अनुसार प्लेटो के विचार, द लॉज के अनुसार प्लेटो के विचार, तो ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपब्लिक के विचार आइडियलिस्टिक हैं, आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं, आदर्शवादिता पर बेस्ड हैं। लॉ में यथार्थवादिता यानी रियलिस्टिक अप्रोच को महत्व दिया गया है। इसमें दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया इन्होंने रिपब्लिक में, और इसमें कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का समर्थन किया। प्लेटो में संपत्ति और परिवार की साम्यवादी व्यवस्था, जबकि लॉज में निजी संपत्ति और परिवार का, तो प्राइवेट संपत्ति और फैमिली का सपोर्ट किया। रिपब्लिक में राज्य का भौतिक गुण क्या है, तो न्याय ही राज्य का भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लॉज में उन्होंने क्या कहा, सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण को आवश्यक मौलिक गुण बताया। यहाँ दार्शनिक राजा की निरंकुशता, मतलब राजा पर किसी का अंकुश नहीं होगा, जबकि लॉज में उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को महत्व दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके आदर्श राज्य के सिद्धांत में। तो देखिए आदर्श राज्य का सिद्धांत, पहली चीज तो इन्होंने किसमें दिया, रिपब्लिक में न्याय और सामंजस्यपूर्ण समाज की कल्पना की, हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करता है। मुख्य विचार क्या है, तो एक तो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, 3 प्रकार के वर्गों में बांटा था, एक था शासक वर्ग, एक था सुरक्षाकर्मी, और एक थे प्रोड्यूसर या उत्पादक। तो ज्ञान और दर्शन में निपुण शासक होना चाहिए, शासक जो वर्ग है। सुरक्षाकर्मी कैसे होने चाहिए, राज्य की रक्षा करने वाले। और तीसरा वर्ग क्या था, प्रोड्यूसर या निर्माता वर्ग जो था, वो आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला था। न्याय की अवधारणा प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करे, यही न्याय है। शासक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करे, सुरक्षा देने वाला अपने कर्तव्यों का पालन करे, और जो निर्माता है या प्रोड्यूसर है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। शिक्षा व्यवस्था, कठोर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आदर्श राज्य की नींव है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, रिजिड यानी कठोर होनी चाहिए, और उच्च गुणवत्ता वाली मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो आदर्श राज्य के लिए। फिर कलेक्टिव सामूहिक स्वामित्व की बात कर रहे हैं, तो शासकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए निजी संपत्ति और परिवार का त्याग आवश्यक है, क्योंकि निजी संपत्ति और परिवार का आप त्याग करेंगे तभी तो आप
कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात कर पाएंगे, सामूहिक स्वामित्व की बात कर पाएंगे। फिर फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा, केवल दार्शनिक राजा आइडिया ऑफ गुड समझकर राज्य का नेतृत्व कर सकता है। तो राजा अगर दार्शनिक होगा और वो आइडिया ऑफ गुड को फॉलो करेगा तभी वो राज्य का नेतृत्व कर सकता है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य एक आदर्शवादी अवधारणा है जो व्यवहारिक रूप में कठिन है लेकिन समाज में न्याय और सद्भाव की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से देखिए। आदर्श राज्य के सिद्धांत में एक तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, तो 3 टायर क्लास सिस्टम की बात की, जो फिलोसोफर किंग, सुरक्षाकर्मी और निर्माता वर्ग है। एक दूसरा, इन्हें अपनी अपनी ड्यूटीज या कर्तव्य निभाने चाहिए। फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कठोर हो और हाई क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। फिर कलेक्टिव प्रॉपर्टी या सामूहिक स्वामित्व की बात करते हैं, तो जो शासक और सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो निजी संपत्ति रखेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तो सामूहिक स्वामित्व की बात हो ही नहीं सकती। और दार्शनिक राजा कैसा है, तो आइडिया ऑफ गुड पर समझकर राज्य का नेतृत्व कर सकता है। देखो, ऐसे राज्य की स्थापना व्यवहारिक नहीं है, समझ में आ रही ना बात। तो एक आदर्शवादी अवधारणा है जो व्यवहारिक रूप से कठिन है, जो कह रहे हैं उसको व्यवहार में लाना आसान नहीं है, समाज में न्याय और सद्भावना की प्रेरणा देती है। अब न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, तो बेटा न्याय के सिद्धांत का केंद्र बिंदु आत्मा है। ये 2 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, तो एक है सामाजिक और एक है वास्तविक। सामाजिक न्याय कैसा होता है, स्व कर्तव्य का पालन करें, जो हमारी सेल्फ ड्यूटीज हैं हम उनको निभाएं और अहस्तक्षेप, हम बिना मतलब का इंटरफेरेंस ना करें। वास्तविक न्याय की बात करें तो तीनों तत्वों में परस्पर सहयोग हो, मतलब विवेक, तृष्णा और साहस, इन तीनों तत्वों में क्या होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। विवेक यानी विजडम, डिजायर्स होनी चाहिए आपकी, करेज यानी कि साहस होना चाहिए। तो इन तीनों के बीच में सहयोग होना चाहिए। विशेषता क्या है, नैतिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए न्याय, अगर न्याय नैतिक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कार्य विशिष्टीकरण पर बल दे, कि मतलब स्पेसिफिकेशन पर कार्य करें। हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस वाला होना चाहिए। नैतिक संहिता है, ठीक है, तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। और न्याय आंतरिक शक्ति है, इंटरनल पावर है भाई, विभिन्न वर्गों की एकता और सामंजस्य पर बल देता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी फिर से वही आदर्शवादी है, जो एक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना करता है। यह सिद्धांत समाज में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटो के एक जो न्याय का सिद्धांत है और क्या था यहाँ, प्लेटो के आदर्श राज्य, दोनों को ही व्यवहारिक रूप में लागू करना मुश्किल है। अब जो चीज व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाएगी, मतलब उसकी आलोचना हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी आलोचना पे बात करते हैं हम। न्याय सिद्धांत की आलोचना। अब न्याय सिद्धांत की आलोचना कैसी है, कि नैतिक अवधारणा है, मोरल कॉन्सेप्ट है, बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है किसी पर, सिर्फ कर्तव्य की बात करता है, ओनली फॉर ड्यूटीज, लेकिन राइट्स की अपेक्षा करता है। ठीक है, कि अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है। आजीवन एक निश्चित कार्य पर बल दे रहा है, कि भाई लाइफ टाइम आप एक ही कार्य पे काम करो, जबकि प्रकृति परिवर्तनशीलता, न्याय सिद्धांत आलोकतांत्रिक है, मनुष्य को सरल प्रकृति पर निर्भर है, जबकि वास्तविकता में विषय न्याय की संकल्पना भेदभावपूर्ण है। भाई आपको मन नहीं करता तो आप किसी का समर्थन करने लगते हैं, किसी और का समर्थन नहीं करते हैं, तो भेदभाव आ ही जाता है व्यवहारिक रूप में। तो ये आदर्शवादी रूप में तो ठीक है, लेकिन इनके जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारिकता में न्याय का सिद्धांत लागू करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत। तो प्लेटो ने शिक्षा के माध्यम से राजा का निर्माण, द रिपब्लिक में उन्होंने बात की, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। अब संरचना कैसी है, तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा। तो इन्होंने 0 से 20 वर्ष के लिए किसकी बात की, प्राथमिक शिक्षा की, और उच्च शिक्षा क्या, तो 0 से 35 ईयर की। व्यायाम, संगीत, ठीक है, शासक वर्ग के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा आवश्यक है। मानसिक विकास होगा आपका,
और व्यक्तित्व का विकास होगा। तो जो प्राथमिक शिक्षा है, जैसे आपने व्यायाम सीख लिया, संगीत सीख लिया, मानसिक विकास कर लिया, लेकिन उच्च शिक्षा किसके लिए हो रही थी उनके अनुसार, उस समय की बात कर रहे हैं। तो जो शासक वर्ग, रूलिंग क्लास जो है, उसके निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर ज्ञान, नैतिकता और आदर्श गुणों का विकास करना है, कि ज्ञान का विकास हो, नैतिकता, मॉरलिटी का विकास हो, और आइडियल अप्रोच या जो गुण हैं उनका विकास करना चाहिए, ताकि वे समाज के कल्याण में योगदान दे सकें। ठीक। फिर प्लेटो के समय में प्रचलित शिक्षा पद्धति, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा अगर बाई चांस आ जाए, तो एक तो क्या थी, स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति। तो स्पार्टा बेसिकली एक कैसा था, सैनिक राज्य था। अगर आपने कभी यूरोपियन मूवीज देखी हो, स्पार्टा वगैरह कुछ जिसने देखी होंगी उसके लिए बहुत आसान है। तो स्पार्टा एक सैनिक राज्य था, राज्य में कुलीन तंत्र था, एलीट क्लास थी, और वहां पर शिक्षा को इतना महत्व नहीं था जितना सैन्य शिक्षा का महत्व था। तो वो शिक्षा की जगह किसका, मिलिट्री एजुकेशन या सैन्य शिक्षा को महत्व देते थे। एक तो स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति है, दूसरी एथेंस में थी। तो एथेंस में शिक्षा पद्धति कैसी थी, बौद्धिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। वहां का पाठ्यक्रम 3 प्रकार का था, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। नॉर्मली हर जगह यही होती है, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। तो एथेंस में तो जो हम लोग देखते हैं वो उस तरीके की थी, जबकि स्पार्टा में कैसी थी, मिलिट्री एजुकेशन या सैन्य शिक्षा पर, सैनिक राज्य था तो सैन्य शिक्षा पर ही उन्होंने ज्यादा जोर दिया, शिक्षा का महत्व नहीं था, सैन्य शिक्षा का महत्व था। जैसे मैं आपको बताऊं, इजराइल में हर किसी को किसमें जाना जरूरी है, ठीक है, तो वहां सेना में जाना कंपलसरी है। तो एक तरीके से वो इस तरीके की स्थिति हो गई। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं, तो इनके कुछ फीचर्स क्या कहते हैं, शिक्षा अनिवार्य और राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए और अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट होनी चाहिए। दूसरी बात, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा जो है वो उद्देश्यपूर्ण, मतलब किसी ऑब्जेक्टिव को लेके ही आप शिक्षा ग्रहण करें। प्लेटो राजनीतिक शिक्षा पर बल देते हैं, तो पॉलिटिकल एजुकेशन पे भी फोर्स करते हैं। प्लेटो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर समान बल देते हैं, कि सैद्धांतिक भी होनी चाहिए और व्यवहारिक। ठीक है, तो थ्योरी या प्रिंसिपल पे बेस्ड, और दूसरी आपकी प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, दोनों प्रकार की शिक्षा पर जोर देते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी में उचित संबंध होना चाहिए। और प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उत्पादक जो प्रोड्यूसर, 3 क्लास बताई थी उन्होंने, एक शासक वर्ग था, एक सैनिक वर्ग था और एक उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग का इन्होंने शिक्षा में क्या नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। तो शिक्षा का लक्ष्य दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। अब देखो, 2 तरीके की इन्होंने शिक्षा बताई थी, एक प्राथमिक, एक उच्च। प्राथमिक शिक्षा जो सामान्य जनों के लिए, और उच्च शिक्षा मतलब शासक वर्ग में जो ज्ञान का विकास करना था, बौद्धिक विकास करना था, उसके लिए। तो बेसिकली इनके शिक्षा का लक्ष्य क्या है, फिलोसोफर किंग या दार्शनिक शासक का निर्माण करना इनका उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन तो सरल है, और अगर ये इसके आने की पॉसिबिलिटी भी है, जैसे यूपी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो शिक्षा अनिवार्य और राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार। मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण हो, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल हो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होनी चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी में अच्छे संबंध होने चाहिए, और शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग या प्रोड्यूसर क्लास का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, महत्व क्या है इनकी शिक्षा प्रणाली का, तो देखिए, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उपयुक्त दोषों के होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि शिक्षा की दृष्टि से रिपब्लिक विस्तृत रूप से एक विश्वविद्यालय, एक चर्च और एक परिवार है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का संबंध में बार्कर ने ठीक कहा है कि उनकी शिक्षा मानसिक रोग, याद आ रहा है, जिस प्रकार मानसिक रोगी को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य को अनेक स्तरों पर शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो इनके एक महत्व हो गया। फिर शासकों के लिए निसंदेह शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि कोई भी गलत नहीं बता सकता। शासन एक कठिन कला है जिसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा और दीक्षा की आवश्यकता
भाई शासन करना आसान नहीं है, जिसके लिए शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है। भले ही प्लेटो ने दूसरे सामाजिक अध्ययन के विषयों की अपेक्षा की हो, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि प्लेटो ने राज्य को सर्वोच्च शिक्षा संस्था माना है। इसलिए रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछ लें तो रूसो कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, तो रिपब्लिक राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। ठीक है।